कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन सूजी से, जिसका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है। उसकी आत्मा एक जवान लड़की के शरीर में आ गई है। जैसे ही सूजी को होश आता है, वो देखती है कि कुछ गुंडों ने उसे किडनैप किया हुआ है। वे उसे और उसके साथ मौजूद एक छोटे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे होते हैं। तभी सूजी के दिमाग में उस लड़की की पुरानी यादें आने लगती हैं, जिसके शरीर में अब वो है। उसे याद आता है कि गुंडों ने जब इस लड़की को पकड़ा था तो उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बच्चा ही था जिसने उस लड़की को बचाने में मदद की। एक गुंडा उस लड़की को बोतल से मारने ही वाला था कि सूजी बीच में आ गई और उसके सिर पर चोट लग गई, जिससे वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही ये सारी बातें सूजी को याद आती हैं, वो समझ जाती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो एक स्टूडेंट के शरीर में आ गई है, जिसे इन गुंडों ने यहाँ पकड़कर लाया है। सूजी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और आसानी से अपने हाथों की रस्सियां तोड़ लेती है। वो उन गुंडों से कहती है, मैं बहुत गुस्से में हूँ और तुम लोगों को एक एक करके छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो उन्हें मारना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम अपने मेल लीड ज़ेन को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा माफिया है। उसके गार्ड्स कुछ गुंडों को मारने के लिए गए होते हैं। ज़ेन को पता चलता है कि उसके भतीजे को कुछ गुंडे पकड़कर ले गए हैं। इधर सूजी सारे गुंडों को मार चुकी होती है और तभी वो बच्चा दौड़कर उसके पास आता है। सूजी उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा उसके हाथ पर इशारे से शाओ लिखकर बताता है। सूजी समझ जाती है, अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते। तभी उस गुंडे के फोन पर ज़ेन की कॉल आती है और सूजी उसे सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बच्चा यहाँ है, आकर ले लो। सूजी जैसे ही ये कहती है, ज़ेन अपने गार्ड्स के साथ वहां पहले ही पहुंच चुका होता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है, दरवाजे बंद कर लो, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए, एक एक को खत्म करो। तभी ज़ेन का असिस्टेंट सूजी के पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब सूजी को होश आता है तो वो ज़ेन के घर पर होती है। ज़ेन का पालतू सांप उसे घूर रहा होता है। सूजी उठती है और सोचती है, सांप को पालतू बनाकर रखा है और इतना क्यूट नाम दिया हुआ है, लगता है ये पूरा पागल है। इतने में ज़ेन का असिस्टेंट आकर उसे शाओ के बारे में कुछ बताने लगता है और सूजी को देखकर चुप हो जाता है। सूजी पूछती है, क्या उस बच्चे को कुछ हुआ है? फिर सभी लोग शाओ को देखने जाते हैं। वो पूरे कमरे में तोड़फोड़ कर रहा होता है। ज़ेन असिस्टेंट से कहता है, इसे एक और बोतल दे दो फोड़ने के लिए। सूजी कहती है, तुम पागल हो गए हो, और वो जल्दी से शाओ के पास जाती है और कहती है, तुम्हें इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ तोड़फोड़ मत करो, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तभी ज़ेन का असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है, बॉस ने अभी आपको जाने नहीं बोला। ज़ेन कहता है, तुमने तो मेरा अभी नाम भी नहीं पूछा। सूजी कहती है, वैसे भी मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, तो तुम्हारा नाम जानकर मैं क्या ही करूंगी। फिर ज़ेन सूजी को काम का ऑफर देने लगता है और उसे बताता है कि आज तक शाओ किसी के भी नजदीक नहीं जाता है। ज़ेन सूजी से कहता है, तुम पहली हो जिसके करीब शाओ आया है, इसलिए मैं तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए 100 मिलियन दे रहा हूँ। तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं करना है और तुम्हारे खाने पीने, कपड़ों और बाकी खर्चों का ध्यान मैं रखूंगा। इतना कहकर वो अपने असिस्टेंट के जरिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। सूजी कहती है, पेन भी तो दो, बिना पेन के साइन कैसे करूंगी। वो जैसे ही साइन करने वाली होती है, तभी एक गार्ड आकर ज़ेन को बताता है कि उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। दरअसल उनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि किसी ने उन्हें कॉल करके बताया था कि यंग मास्टर को गुंडों ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ज़ेन तुरंत ऑर्डर देता है, कार रेडी करो, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो सूजी से भी कहता है, शाओ को लेकर तुम भी हॉस्पिटल पहुंचो। सूजी सोचती है, चलो बॉस ने मुझे इस काम के 100 मिलियन दिए हैं तो काम अच्छे से कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं तो इसकी दादी की भी जान बचा लूंगी। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं, डॉक्टर्स दादी का ऑपरेशन करने के बाद बाहर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि ज़ेन की दादी अब नहीं रही। ये जानकर सभी को जबरदस्त झटका लगता है। फिर लोग कहने लगते हैं कि ये सब उस शाओ की वजह से हो रहा है। वो हमारी फैमिली के लिए इतना अनलकी है। उसके पैदा होने के बाद से ही हमारी फैमिली में सब बुरा बुरा हो रहा है, इसलिए हमें उसे अपनी फैमिली से निकाल देना चाहिए। तभी ज़ेन वहां पहुंच जाता है और कहता है, तुम लोग हाथ तो लगाकर देखो। सूजी परिवार का हाल देखकर सोचती है कि लगता है उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर डॉक्टर सूजी को देखकर ज़ेन से पूछने लगती है, ये लड़की कौन है? तो ज़ेन कहता है, ये बताओ कि मेरी दादी कैसी हैं? डॉक्टर बताती है, तुम्हारी दादी मर चुकी हैं। ये सुनकर ज़ेन को शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सूजी जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो अंदर नहीं जा सकती। सूजी कहती है, मेरे अलावा दादी की जान कोई और नहीं बचा सकता है। तो ज़ेन का अंकल कहने लगता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीमों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो मर चुकी हैं, तो तुम क्या कर लोगी? सूजी ये कहती है कि लेकिन मेरे लिए वो मरी नहीं है और मैं उनकी जान बचा सकती हूँ। तो फिर ये डॉक्टर लीसा कहने लगती है कि क्या तुम भी डॉक्टर हो? तो सूजी बताती है कि नहीं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ये सुनते के साथ ही वो उसे चिल्लाती है कि हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और हम लोगों ने जब कह दिया है कि वो मर गई हैं तो तुम क्या कर लोगी?
फिर ये लोग यहाँ पर गार्ड्स को बुलाने लगते हैं सूजी को बाहर निकालने के लिए। तभी ज़ेन चिल्लाता है, इसे हाथ भी मत लगाना। तो ज़ेन का अंकल चिल्लाने लगता है, तुम अपनी दादी के साथ फिर क्या करना चाहते हो? ज़ेन फिर सूजी से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो? सूजी कहती है, हाँ मैं 100% श्योर हूँ। तो फिर असिस्टेंट उसे वार्निंग देने लगता है कि अगर वो झूठ बोल रही होगी तो फिर उसे बॉस छोड़ेंगे नहीं। सूजी फिर ज़ेन से पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? वो तो तुरंत ही हाँ बोल देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे जाने दो। पर फिर जल्दी से लीसा सूजी को रोकने लगती है कि मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ और मैं किसी स्ट्रेंजर को ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगी। ओल्ड लेडी मर चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर उन्हें बचा सकता है। हाँ, अगर जीनियस डॉक्टर शार्क आ जाएं, शायद वो ही कुछ कर सकती हैं। तो कहीं अब तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम ही वो मिराकल डॉक्टर शार्क होगी, तभी तो तुम बचा लोगी। तभी जल्दी से ज़ेन का अंकल कहने लगता है कि एरी गैरी लड़की को मिराकल डॉक्टर मत बोलो। शार्क तो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और वो बहुत लोगों की जान बचा चुकी हैं। और फिर यहाँ पूरी फैमिली इसके खिलाफ होती है कि वो लोग सूजी को अंदर जाने नहीं देंगे। फिर यहाँ पर दादाजी भी मना कर देते हैं कि मैं अपनी पत्नी की बॉडी के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट होने नहीं दूंगा। तो ज़ेन गुस्से में यहाँ बंदूक निकाल लेता है और इन लोगों को डराने लगता है कि जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर ये सुनने के बाद तो पूरी फैमिली डर जाती है और ज़ेन का अंकल कहता है, ठीक है इस लड़की को अंदर जाने देते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसे ये किसी मरे हुए को जिंदा करके लाती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी दादी के पास जाती है और उनकी नब्ज चेक करके पता कर लेती है कि वो सच में जिंदा हैं और डॉक्टरों ने ये गलत अंदाजा लगाया कि वो मर गई हैं। सूजी अपनी सुई नीडल का इस्तेमाल करते हुए दादी को ठीक करने लगती है। बाहर से लीसा ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसे सुई इस्तेमाल करना आता है। फिर वो कहती है, नहीं इसे कहाँ कुछ आता होगा। बाहर ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं और ज़ेन का अंकल कह रहा होता है कि सूजी कुछ नहीं कर पाने वाली है। इतने में सूजी बाहर आ जाती है और जैसे ही दादी बाहर आती हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी यहाँ ज़ेन के अंकल से कहने लगती हैं, बेटा क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं और मैं जिंदा वापस ना आऊं? तो अंकल कहता है, मॉम मैं ऐसा नहीं कह रहा था। और फिर यहाँ दादी शाओ को देखकर खुश होती हैं और फिर वो जल्दी से ज़ेन के पास भी आती हैं और उसे देखकर भी खुश हो रही होती हैं। ज़ेन पूछता है, दादी आपको किसने बताया था कि शाओ को गुंडों ने पकड़ लिया है? और वो अपनी बंदूक निकाल लेता है उसको सबक सिखाने के लिए। तो अंकल डरने लगता है। फिर दादी नाम बताने वाली होती हैं कि इतने में वो बेहोश होने लगती हैं। तो सूजी जल्दी से आकर फिर से उनका नब्ज चेक करती है और कहती है कि डरने वाली बात नहीं है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है इसलिए अभी वो थक गई हैं। और फिर सूजी ज़ेन से पेन मांगती है। सूजी फौरन दवाइयों की एक लिस्ट लिखकर लीसा को देती है और कहती है, दादी के लिए ये सारी दवाइयाँ फौरन मंगाओ। लीसा अकड़ते हुए कहती है, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी? सूजी भी जवाब देती है, मेरी बात न सुनने की कोशिश तो करके देखो फिर मैं क्या करती हूँ। लीसा डरकर उससे दवाइयों की लिस्ट ले लेती है। फिर ज़ेन वहां से जाते हुए अपने अंकल को आखिरी चेतावनी दे देता है, अगर दादी को दोबारा कुछ हुआ ना तो फिर मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो वहां से निकल जाता है। सूजी भी जल्दी से शाओ को उठाती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। उनके वहां से जाते ही अंकल और आंटी मिलकर दादाजी को अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शाओ उन लोगों की तरफ नहीं है बल्कि वो तो ज़ेन की तरफ है। ये सुनकर दादाजी भी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि ज़ेन के पैर वैसे भी ठीक नहीं है तो उसे अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़नी ही होगी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वो सोचती है कि मैं बस कुछ खाने को मिल जाए। तभी इतने में सूजी देखती है कि ज़ेन को बहुत खांसी आ रही होती है। तो सूजी जल्दी से उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? ज़ेन कहता है, तुम अपने रूम में जाओ। सूजी कहती है, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है? कल तक तो मैं देख रही थी कि तुम खड़े हो पा रहे थे। ज़ेन फिर से कहता है, मैंने बोला ना अपने रूम में जाओ। तो सूजी कहती है, चुप बैठो, अगर तुम मेरे बॉस ना होते ना तो फिर मैं तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं करती। फिर वो उसका पल्स चेक करने लगती है और पता कर लेती है कि उसकी हड्डियों की हालत अंदर से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो पूछती है कि तुम अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो? तो ये कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे सामने मैन बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फिर जब पेशेंट को ही कोई नहीं पड़ी है तो फिर डॉक्टर इसमें क्या ही कर सकता है। फिर सूजी यहाँ पर एक फाइल उठाती है और पूछती है कि ये क्या है, और फिर वो देख लेती है कि उसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहती है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे। ज़ेन कहता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? सूजी कहती है, बिल्कुल कर सकते हो। और फिर वो सारी जानकारी पढ़ने लगती है और उसे पता लगता है कि शैन फैमिली इस लड़की की असली फैमिली नहीं है। वो सोचती है तभी तो उन लोगों ने अभी तक मुझे कोई कॉल भी नहीं की। फिर उसे शक हो जाता है कि तो इस लड़की की किडनैपिंग का उसकी फैमिली से ही लेना देना होगा। अच्छी बात है, फिर मैं इस लड़की की फैमिली को छोड़ूंगी नहीं और उन्हें सबक सिखाऊंगी।
तभी यहाँ पर जैन का असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है और वो सूजी को देखकर पूछता है, मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो सूजी कहती है, मुझे कुछ भूख लगी थी इसलिए मैं किचन में जा रही थी। और फिर वो असिस्टेंट को जैन को ये मेडिसिन देने से रोकती है और कहती है इससे उसका दर्द तो कम हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर उसे पेट की बीमारी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से अभी उसे खांसी आ रही थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। फिर असिस्टेंट सूजी से पूछने लगता है, क्या आप बॉस को ठीक कर सकती हैं? तो सूजी मना करती है। फिर असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपने बूढ़ी औरत को तो ठीक कर दिया था। सूजी कहती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये खुद ही है, ये अपना इलाज करवाना ही नहीं चाहता है। फिर जैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम किचन में जाकर सूजी का कुछ खाने का इंतजाम करो। असिस्टेंट के वहां से जाते ही सूजी जैन से कहती है कि तुम इतने अमीर हो फिर भी तुम्हें मरने का इतना शौक है, सच में तुम्हारी इतनी अच्छी स्किन होने का क्या ही फायदा है। ऐसा बोलकर वो उसका चेहरा छूने लगती है तो जैन कहता है, मुझसे दूर रहो। सूजी उससे दूर नहीं होती, उल्टा उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ जरूरी चीजें हैं ना जिसे तुम बचाना चाहते हो, जैसे कि शाओ और तुम्हारी दादी भी। जैन उसे दूर करता है तो सूजी कहती है कि मेरे साथ अच्छे से रहो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो जैन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और पूछता है, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? इतने में असिस्टेंट आकर इन दोनों को ऐसे देख लेता है तो वो जल्दी से पीछे मुंह कर लेता है और सूजी जैन से कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ तो चाहिए, और वो ये चीज है कि मुझे बराबरी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ बराबर की पोजीशन पर रखो। तो जैन उसे दूर करते हुए कहता है, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स मेरे करीब आ सकता है, और वो उसे तुरंत ही दूर करके अपने कमरे में जाने के लिए बोलता है। सूजी जल्दी से असिस्टेंट के हाथ से अपना खाने का सामान लेकर चली जाती है। असिस्टेंट फिर सोचने लगता है, मैं समझ गया, बॉस के कहने का मतलब है कि उनके बराबर में जो रह सकती है वो सिर्फ उनकी वाइफ होगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सूजी पौधों को पानी दे रही होती है। तभी असिस्टेंट आकर सूजी को बताता है, बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके मुंह से खून निकल रहा है। मिस, जल्दी से आप उन्हें देखने चलो। सूजी फौरन जैन के पास जाती है और तुरंत ही उसकी नब्ज चेक करके उसके करीब जाने लगती है। जैन बेहोशी में उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। असिस्टेंट बताता है, बॉस बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं और वो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देते। तो सूजी जैन के करीब जाकर उसके कान में कहती है, ये मैं हूँ। ये सुनकर वो हाथ छोड़ देता है। फिर सूजी असिस्टेंट को समझाती है, तुम जो दवाई लेकर आए हो ना, उसे तुम्हें जैन को तभी पिलाना होगा जब मैं उसे सुई लगाऊंगी। पर सुई लगाने से पहले ही सूजी के फोन पर उसकी बहन की कॉल आ जाती है। सूजी के दिमाग में उसकी बहन की यादें आने लगती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सूजी छोटी थी तो उसके घर की असली बेटी वहां आ गई थी। वो बहुत ही खराब स्वभाव की थी और सूजी पर झूठा इल्जाम लगाती थी। वो अपनी माँ के सामने गिरने का नाटक करते हुए कहती है, मॉम, बहन आपकी नेकलेस चुरा रही थी और जैसे ही मैंने उसे पकड़ लिया तो इसने इसे फेंक दिया और मुझे भी गिरा दिया। सूजी मना करती है कि मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा होती है कि एक तो तुमने अपनी बहन को भी गिराया है और तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, और वो उसे खूब मारने लगती है। सूजी ये सब याद करने के बाद अपनी बहन का कॉल उठाती है और लिन फिर सूजी से पूछने लगती है, बहन क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि तुम्हें गुंडों ने पकड़ लिया था। सूजी कहती है, बताओ तुम्हें क्या काम है? तो लिन कहती है, बहन मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? सूजी कहती है, ठीक है फिर कोई काम नहीं है तो मैं कॉल रखती हूँ। तो लिन कहती है, मुझे तुम्हें क्लास यूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करना था। बहन अब तुम्हारी जान बच गई है तो तुम्हें वहां पार्टी में जरूर आना चाहिए। तो सूजी भी मान जाती है कि ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। फिर कॉल रखते ही जैन का असिस्टेंट सूजी को बताने लगता है कि मिस, मैंने आपके किडनैपिंग केस की जांच की थी और इन सब का आपकी बहन से ही कुछ लेना देना है, तो अगर आप वहां पर जाओगी तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सूजी कहती है, डरो मत, मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई खतरनाक नहीं है। और फिर वो 3, 2, 1 काउंट करके जैन को सुई लगाती है और असिस्टेंट उसे दवाई पिला देता है। उसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और सूजी कहती है, अब जैन को कल तक होश आएगा तो किसी भी मेड को उसे डिस्टर्ब करने मत देना। असिस्टेंट कहता है, मैं समझ गया। सूजी पूछती है, क्या हुआ, तुम किसी चीज से परेशान हो? तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि कल बॉस के दादाजी ने उनकी प्रेसिडेंट वाली पहचान सबको बता दी और वो बस उनका फायदा उठा रहे हैं। इस बात पर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सूजी को ये सुनकर जैन की फैमिली पर गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि वो उन लोगों को सबक सिखाएगी। वो कहती है, कोई भी मेरे बॉस को मेरी परमिशन के बिना ऐसे बुली नहीं कर सकता है। असिस्टेंट ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सूजी से पूछने लगता है कि मिस, क्या आप आज रात घर आने वाली हैं? क्योंकि बॉस ने मुझे कहा है कि आप रात में बाहर ना रहो क्योंकि ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। फिर सूजी उससे पूछती है कि ये बाइक किसकी है? तो असिस्टेंट बताने लगता है कि ये बॉस की बाइक है और उन्होंने कुछ टाइम पहले खरीदी थी,
तो सूजी कहती है ठीक है, मुझे वैसे भी जाने के लिए कोई गाड़ी की जरूरत थी तो मैं इसी से जाऊंगी। असिस्टेंट कहता है आप तो एक स्टूडेंट हो ना। सूजी कहती है क्या कहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट बाइक नहीं चला सकते? और फिर वो तुरंत ही बाइक लेकर वहां से चली जाती है। उसे देखकर असिस्टेंट भी समझ जाता है कि बॉस को तो मिस की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, इनका जो कैरेक्टर है इन्हें कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। तभी वो अपनी जेब में देखता है कि उसकी बंदूक तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं तेरी बहन अभी तक यहाँ पार्टी में पहुंची क्यों नहीं? कहीं वो डर के मारे यहाँ नहीं आने वाली है क्या? तो लिन कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो उसे थोड़ी ना पता होगा कि मैं और शैन डेट कर रहे हैं। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं और फिर लोग हंसने लगते हैं कि फिर तो उसका एक्सप्रेशन देखने में बहुत ही मजा आएगा। इतने में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ बाइक लेकर पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपना हेलमेट उतारती है तो लिन उसे देखकर हैरान रह जाती है। सूजी लिन से पूछती है क्या हुआ, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? क्या मुझे ग्रीट करने के लिए इंतजार कर रही थी? लिन को बहुत जलन होती है। वो सोचती है क्या ये वही लड़की है जो स्कूल के फंक्शन में ठीक से मेकअप भी नहीं कर पाती थी? फिर लिन कहती है बहन चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और मन ही मन सोचती है अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। सूजी जैसे ही पार्टी के लिए अंदर जाती है तो उसके सारे क्लासमेट उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो इतनी खूबसूरत है। फिर सूजी शैन को देखते हुए सोचती है कि जिस लड़की की बॉडी में वो आई है वो असल में इसे पसंद करती थी, जो कि बहुत बड़ा धोखेबाज है। सभी लोग यहाँ पर सूजी से कहने लगते हैं कि वो सबसे देर से आई है तो उसे ड्रिंक करना पड़ेगा और शैन उसके लिए ड्रिंक निकाल रहा है। तो सूजी सोचती है कि ये क्लब असल में जेन के अंडर में है और ये पे फैमिली का मिस्टर शैन यहाँ पर गैरकानूनी काम कर रहा है और ये जेन को फंसाने का सोच रहा है। फिर तो अब ये बचेगा नहीं। फिर शैन सूजी को ड्रिंक देने लगता है तो सूजी मना करती है कि मैं इसे नहीं पीऊंगी और वो अपने गार्ड्स को भी यहाँ पर बुला लेती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ अकेले आने वाली हूँ? और फिर वो उसके मुंह पर ही ड्रिंक गिरा देती है। शैन बहुत गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाकर सूजी को मारने के लिए बोलता है तो सूजी तुरंत ही बंदूक निकालकर उसकी तरफ पॉइंट करके उसे डराती है। तो शैन कहता है तुम बच्चों वाली बंदूक लाकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तो सूजी ऊपर हवा में फायर करती है और कहती है अब इस गेम का रूल मेरे हिसाब से चलेगा। तो फिर शैन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो चुकी हो? और तुम जानती भी हो मेरे दादाजी कौन है? सूजी उसे डराकर कहती है अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो और वो गिनती शुरू करती है तो वो तुरंत ही घुटने टेक लेता है। लिन कहती है सूजी आखिर तुम्हें असली वाली बंदूक कहाँ मिल गई? ये सब हरकतें करना बंद करो। तो सूजी उसे भी डराकर घुटने टेकने के लिए बोलती है और फिर वो बारी बारी सभी को डराते हुए घुटने टिकवा देती है और कहती है तुम लोग यही सब देखना चाहते थे ना? शैन कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देखो हम लोग समझौता कर सकते हैं। तो फिर सूजी कहती है तुम इस लायक नहीं हो जो मुझसे डील करोगे, तुम अपने दादाजी को यहाँ बुलाओ। तो ये कहता है नहीं मेरे दादाजी यहाँ पर नहीं आने वाले, तुम जानती भी हो मेरे दादाजी कौन है जो उन्हें यहाँ बस कॉल करके बुला लोगी। सूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो इसके हाथ पर चाकू मारती है। तो फिर ये डर के मारे अपने दादाजी को कॉल करता है और फोन सूजी को दे देता है। सूजी इसके दादाजी से कह देती है अपने पोते की जान बचानी हो ना तो फिर पुलिस स्टेशन आओ। और फिर दादाजी को धमकी देने के बाद सूजी इससे कहती है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तो फिर वो कहता है हाँ। सूजी कहती है अच्छी बात है, फिर तो अब तुम जान गए होंगे ना कि तुम्हें यहाँ से जाने के बाद क्या बोलना है और क्या नहीं। तो वो हाँ कहता है। सूजी पूछती है बताओ तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो ये कहता है ये मेरे हाथ में चोट खुद से लगी। सूजी कहती है क्या तुमने बंदूक देखी? तो ये कहता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर सूजी इसे ड्रिंक देती है पीने के लिए। तो ये पूछता है वैसे क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में पानी भरा हुआ है। देखो तुम पे फैमिली से बिलोंग करते हो और ये क्लब जेन की फैमिली का है और कोई तुम लोगों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि शैन के दादाजी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही सुनते हैं कि वो यहाँ आए हुए हैं तो वो जल्दी से उनसे मिलने जाते हैं। यहाँ पर शैन के दादाजी कहते हैं मैं यहाँ पर अपने पोते से नहीं बल्कि उस दूसरी लड़की से मिलने आया हूँ। ये सुनकर ऑफिसर हैरान होते हैं और सूजी को दादाजी के पास बात करने के लिए भेजते हैं। दादाजी कहते हैं क्या तुमने ही मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है? सूजी कहती है हाँ, और वो उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछती है। तो फिर वो बताने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है लड़की तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं है। सूजी कहती है यहाँ पे डरना मुझे नहीं बल्कि आपको मुझसे चाहिए। तो फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे पोते की जान बचाई है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो फिर सूजी कहती है कि आप जेन किसी फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लो। तो फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि फिर सी फैमिली तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? सूजी कहती है बिल्कुल नहीं, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर शैन के दादाजी पूछने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो फिर ये कहती है, कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे मैं लोगों की जान बचा सकती हूँ वैसे मैं लोगों को मार भी सकती हूँ। तभी इतने में शैन आकर अपने दादाजी को बताने लगता है कि मैं कितना डर गया था। फिर दादाजी सूजी की बात मान जाते हैं और अपने पोते शैन से कहने लगते हैं कि जाओ, तुम सूजी को उसके घर तक छोड़ के आओ। शैन कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर शैन को मना कर देता है कि तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है। सूजी असिस्टेंट को देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर पर जेन की देखभाल करनी चाहिए थी ना। तभी यहाँ पर जेन तो खुद ही सूजी को लेने पहुंच जाता है और वो अपने साथ शाओ को भी लेकर आया होता है। तो सूजी शाओ को देखकर खुश होती है और कहती है, सॉरी, तुम मेरी वजह से फिक्र में होंगे ना। फिर यहाँ शैन के दादाजी तो हैरान हो जाते हैं कि तुम मिस्टर जेन के आदमी हो। जेन इन लोगों से कह देता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से। और फिर वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है? तो ये कहती है कि फिक्र मत करो, ये मेरा खून नहीं है और देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसे गोल घूम कर दिखाती है तो उसके पॉकेट में से बंदूक नीचे गिर जाती है। ये देखकर शैन तो डर रहा होता है और जेन इसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। और वो इसे और शाओ को लेकर चला जाता है। असिस्टेंट भी अपनी बंदूक को उठाकर यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ शैन के दादाजी उसे ऑर्डर देने लगते हैं कि अगली बार तुम सूजी को देखोगे ना तो उसे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो तुम्हारी बॉस है। और हाँ, कल ही हम लोग सी फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और अब उनकी फैमिली में तबाही आने वाली है। फिर दादाजी यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ लिन आती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने अपने दादाजी को बोलकर सूजी को सबक नहीं सिखाया? तो ये इसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अगली बार मुझसे तमीज से बात करना, और यहाँ से चला जाता है। लिन गुस्से में सोचती है कि मैं इस सूजी को हैंडल नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मैं अपनी मॉम को बोलूंगी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि सूजी जेन और शाओ के साथ नाश्ता करने बैठती है। असिस्टेंट यहाँ पर आकर जेन को बताता है कि कार तैयार है। फिर ये लोग जेन के दादाजी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सूजी यहाँ पर शाओ के कान में हेडफोन लगा देती है और कहती है कि बाहर बहुत आवाज होने वाली है तो तुम यहीं पर रहना। और फिर ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो अंकल आंटी यहाँ पे आके कुत्ते को इन लोगों को काटने के लिए छोड़ रहे होते हैं। और वो लोग सूजी से कहते हैं आखिर वो जेन को इतना क्यों बचा रही है, उससे उसे क्या मिलने वाला है। तो सूजी कहती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी आंखों के सामने किसी को बुली किया जाए। तो फिर अंकल कहता है, ठीक है, फिर अब तुम दोनों साथ में मरो, और वो कुत्ते को जेन को काटने के लिए छोड़ देता है। तभी सूजी जल्दी से जेन को बचाने के लिए उस कुत्ते को गोली से मार देती है। फिर असिस्टेंट कहता है, अब मुझे समझ आया कि बार बार मेरी बंदूक कहाँ चली जाती है। असिस्टेंट जेन से पूछने लगता है, बॉस आपको भी क्या लगता है कि मिस सूजी सिर्फ स्टूडेंट नहीं है? तभी यहाँ सूजी जेन से कहती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तभी दादाजी बाहर आ जाते हैं और सूजी कहती है, अच्छा, मुझे तो लगा था कि इस घर में सब कोई मर चुका है, तो यहाँ पर कुछ जिंदा लोग भी रह रहे हैं। तो दादाजी कहते हैं, तुम जैसी बाहर की लड़की आखिर हमारे फैमिली मैटर में क्यों घुस रही हो? सूजी कहती है, मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में घुसने का कोई शौक नहीं है। वो तो आप लोगों ने मेरे बॉस को गुस्सा दिलाया है और उनकी बॉडी अभी कमजोर है तो वो नहीं लड़ सकते, तो उनकी जगह मैं आप लोगों को सबक सिखाऊंगी। सूजी कहती है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि ये फैमिली मैटर है, तो कोई अगर फैमिली वालों को कुत्ते से कटवाने की कोशिश करे तो क्या किया जाए? तो फिर अंकल जल्दी से बहाने बनाते हुए कहता है कि डैड, हम लोग कोई इस कुत्ते को हमला करने के लिए नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि ये लोग खुद ही यहाँ से भागने लगे और हम लोग इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर दादाजी कहते हैं, अगर ऐसी बात थी तो अभी माफी मांग लो कि तुम लोगों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अंकल को तो मन में बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही होती है और फिर वो जेन से कहता है, हम लोग फैमिली है ना, तो तुम तो जानते हो मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। ऐसा बोलते हुए वो जानबूझकर कुत्ते को फिर से जेन के ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं। पर फिर सूजी जल्दी से जेन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और फिर जेन का असिस्टेंट उस कुत्ते को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर सूजी गुस्से में कहती है, अगर बच्चे फैमिली में शरारत करने लग जाएं और बातें ना सुने तो इसमें बड़ों की गलती होती है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उन लोगों की तरफ बंदूक से पॉइंट करती है। फिर अंकल डरने लगता है और कहता है, मैंने बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया है, ये सब कुत्ता खुद ही कर रहा था। तभी सूजी देखती है कि जेन अपने हाथ से वो मोती बीड्स निकाल रहा है, तो वो सोचती है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जब भी वो अपने हाथ से मोती निकाल लेता है तो फिर वो खून कर सकता है। तभी इतने में यहाँ पर जेन कह देता है कि क्या अब आप लोगों का बस हो गया? और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर अपने दादाजी की जो मिस्ट्रेस होती है उसके गले में से वो नेकलेस लाने को बोल देता है जो कि उसके दादाजी का है। और वो कहता है कि इस घर में सिर्फ एक ही दादाजी हैं। तो फिर दादाजी चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम होते कौन हो फैसला लेने वाले, और वैसे भी मैंने अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया है और अब तो मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स भी नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस लड़की के साथ मिलकर पे फैमिली से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा और हम लोग डर जाएंगे? देखो, मैं अभी भी इस फैमिली का हेड हूँ और मैं तुम्हें इस फैमिली से निकलवा दूंगा।
तो ज़ेन कहता है, क्या आप इसके लिए श्योर हैं? दादाजी हाँ बोलते हैं। फिर ज़ेन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर मेरी दादी की सारी चीज़ें पैक करो। और फिर ज़ेन सूजी से पूछता है, अगर कोई चीज़ गंदी हो जाए तो तुम उसे कैसे बर्बाद करती हो? तो सूजी कहती है, हम पूरा घर ही जला देते हैं। ज़ेन को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहता है, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग निकली। सही है, वैसे भी अब ये घर मेरे कोई काम का नहीं है। और फिर वो अपने गार्ड्स के जरिए घर के आसपास गैस डलवा देता है और लाइटर से जला देता है। उसकी पूरी फैमिली तो हैरान रह जाती है और ज़ेन सूजी से कहता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। तो सूजी कहती है, जैसा तुम बोलो। और फिर वो उसकी व्हीलचेयर लेकर जाने लगती है। दादाजी कहते हैं, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तभी शाओ भी इन लोगों को चिढ़ा देता है। पैसे और बाकी बहुत सारी चीजें थीं। आंटी कहती है, मेरा पर्स भी था। फिर दोनों अंकल आंटी मिलकर घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और ये दादाजी की मिस्ट्रेस को बहुत गुस्सा आ रही होती है। और फिर लोग जैसे ही कार में बैठते हैं, सूजी असिस्टेंट को उसकी बंदूक देने लगती है। असिस्टेंट पूछता है, मिस, आखिर आप कैसे चुपके से मेरी बंदूक ले लेती हैं? सूजी मुस्कुराकर कहती है, यह एक सीक्रेट है। फिर शाओ को नींद आने लगती है और वो सूजी को कहानी सुनाने को कहता है। सूजी ठीक है कहकर कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनते सुनते शाओ तो सो जाता है और उसके साथ साथ ज़ेन भी सो जाता है। ज़ेन नींद में सूजी के कंधे पर सिर रखकर सोया होता है। ये देखकर असिस्टेंट जल्दी से सूजी को मैसेज में टाइप करके दिखाता है कि बॉस को नींद न आने की बीमारी स्लीपिंग डिसऑर्डर है और ये पहली बार है कि वो किसी अजनबी के पास ऐसे सोए हैं। प्लीज आप हिलना मत और बॉस को ऐसे ही सोने देना। सूजी ज़ेन को सोने देती है और वो भी वहीं सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पहुंचते हैं। ज़ेन की जैसे ही नींद खुलती है, सूजी उससे पूछती है, क्या तुम अच्छे से सोए? ज़ेन कहता है, हम लोग अभी कहाँ पर हैं? सूजी कहती है, मैं यहाँ किसी से अपना हिसाब बराबर करने आई हूँ। ज़ेन पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? तो सूजी कहती है, नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो जैसे ही कार से बाहर निकलकर जाती है, ज़ेन का असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस, आपको नहीं लगता कि मैंने मिस सूजी के बारे में जो जानकारी आपको दी थी ये उससे काफी अलग है, जैसे ये कोई और ही इंसान हो? ज़ेन कहता है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें मिरेकल डॉक्टर शार्क के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसका कुछ पता चला या नहीं? तो असिस्टेंट बताता है, बॉस, पहले तो उसके बारे में खबर फैली थी कि वो डॉक्टर अब मर चुकी है, लेकिन कल ही मुझे उसका IP एड्रेस यहीं के लोकेशन पर दिखा था और उसी समय मिस सूजी क्लब गई हुई थी, इसलिए मुझे तो शक हो गया था कि कहीं मिस सूजी वही तो नहीं। ज़ेन कहता है, चुप बैठो और इस बात को तुम अभी अपने तक ही रखो और किसी और से मत कहना। फिर सूजी यहाँ अपनी माँ के घर आई होती है। उसकी माँ उसे देखते ही चिल्लाने लगती है, तुम बहुत ही खराब हो, तुमने अपनी बहन को लगभग जेल में डाल ही दिया था। सूजी कहती है, मुझे ये सुनकर कितना बुरा लगा कि वो अभी भी जेल नहीं गई। तो फिर माँ उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? तो सूजी उनका हाथ रोक देती है और कहती है, मेरे साथ इज्जत से रहना। तभी लिन आकर सूजी को मारने वाली होती है तो सूजी कहती है, तुम क्या करने वाली थी? और वो उसका गला पकड़ लेती है। उसे सबक सिखाने के बाद वो लिन की माँ से पूछती है, आप मुझे मेरी सगी माँ का नेकलेस वापस करो। तो फिर ये बताने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है। तो सूजी यहाँ चाकू निकाल लेती है और कहती है, आप बताओगी या नहीं? तो फिर लिन जल्दी से बता देती है कि मैंने उस नेकलेस को बेच दिया है। सूजी पूछती है कि तुमने किसे बेचा? तो लिन कहती है कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो फिर सूजी यहाँ से जाते हुए इन लोगों को चेतावनी दे देती है कि दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना, और यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लिन और उसकी मॉम डिस्कस करने लगते हैं कि वो इतनी बदल कैसे गई है। पहले तो वो हमारी गुलाम बनके रहा करती थी और अब हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है। फिर लिन की मॉम सूजी से बदला लेने के लिए ली फैमिली में कॉल करके उस ली फैमिली के पागल बेटे के लिए सूजी का रिश्ता तय कर देती है। और फिर वो सूजी को कॉल करके बता देती है कि कल तुम्हें पार्टी में आना होगा। इस बारे में जैसे ही असिस्टेंट सुन लेता है तो वो बताने लगता है कि ली फैमिली का जो बेटा है वो पूरा पागल है और उसे एड्स की बीमारी भी है और उसकी फैमिली पार्टी रख रहे हैं इसलिए ताकि उसके लिए वाइफ ढूंढ सकें। फिर सूजी को यहाँ चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूजी सपने में अपनी बचपन वाली सेल्फ को देख रही होती है और वो जिस लड़की की बॉडी में आई है वो उस लड़की के साथ डील कर रही होती है कि वो उसकी जगह आकर उसकी लाइफ को खुशहाल बनाएगी। सूजी ये सपना देखने के बाद उठती है तो यहाँ पर उसके पास एक डॉक्टर खड़ा होता है जिसके साथ मिलकर फिर सूजी ज़ेन के घर पर आ जाती है। ज़ेन उसे देखकर खुश होता है कि चलो अब तुम ठीक हो गई हो तो मेरे साथ एक जगह पर चलो। और फिर ज़ेन इस डॉक्टर और सूजी दोनों को ही लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर किसी बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होती है। उनकी जान बचाने के लिए उस बूढ़े आदमी की फैमिली सूजी को देखते ही यकीन नहीं कर पाती है कि ये छोटी सी लड़की भला क्या बचा पाएगी और ये मिरेकल डॉक्टर थोड़ी ना हो सकती है। ये डॉक्टर भी शक में होता है कि ये लड़की तो अभी खुद ही बेहोश हो गई थी और मैंने इसे बचाया था तो ये कहाँ से मिरेकल डॉक्टर हो सकती है।
सूजी तो यहाँ पर आसानी से कह देती है कि उस बूढ़े आदमी की जान मैं बचा लूंगी, आप लोग मुझ पर छोड़ दो। पहले तो ये लोग यकीन नहीं कर रहे होते हैं, पर फिर सूजी को एक मौका देने का सोचते हैं। सूजी कहती है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं और मुझे जाना है उनका ख्याल रखने के लिए। अब इतने में यहाँ पर जेन के अंकल आंटी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खास पिल दवाई है और इसकी वजह से मिस्टर पेन की जान बच जाएगी और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम ही लोग फाइनल करेंगे। तो सूजी कहती है, ठीक है फिर, जैसी आप लोगों की मर्जी, और वो यहाँ से जेन को लेकर बाहर जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि इस पिल को खिलाने के बाद वो बूढ़ा आदमी तो और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। और फिर डॉक्टर लीसा जल्दी से सूजी के पास आती है मदद मांगने के लिए और कहती है कि अब तुम ही कुछ करो। फिर सूजी मान जाती है और जेन से कहती है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सूजी हॉस्पिटल जाने के बाद मिस्टर लैन को सुई से इलाज करके उन्हें ठीक कर देती है। तो फिर ये लोग तो हैरान रह जाते हैं और अंकल और ये मिस्ट्रेस मिलकर सोच रहे होते हैं कि उन लोगों ने जो दवाई लाई थी वो काम क्यों नहीं की और आखिर इस लड़की ने उन्हें कैसे ठीक कर दिया। अब सूजी यहाँ मिस्टर लैन की जान बचाने के बदले में वो जमीन मांग रही होती है जिसके लिए जेन ने इसे मिस्टर लैन के पास भेजा था उनकी जान बचाने को। तो फिर ये ऑफिसर मन में सोच रहा होता है कि वो इसे कैसे जमीन देने के लिए मानेगा। वो कहता है कि वो हमारी नहीं है। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है वो मिरेकल डॉक्टर शार्क की है ना। और फिर वो मन में सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि वो जमीन असल में सूजी की है और वो इस बारे में ऑफिसर को कॉल करके कह देती है कि वो उन्हें फ्री में दे रही है। फिर ऑफिसर को जैसे ही कॉल आ जाता है तो वो सूजी को जमीन देने के लिए मान जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जेन को भी कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि सूजी उसे वो जमीन दिलाने में कामयाब हो चुकी है। और फिर जेन समझ जाता है कि जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वही मिरेकल डॉक्टर शार्क, वो कोई और नहीं सूजी है, क्योंकि ये ताकत सिर्फ उसी के पास थी कि वो ये जमीन ले सकती थी और कोई और ये नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ वॉशरूम में होती है तो लीसा आकर उसे कहने लगती है कि तुम जेन से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम उसके हाथ में मोतियों बीड्स को तो देखती होगी। वो आज तक किसी भी लड़की के करीब नहीं आया है और उसके दिल में पहले से कोई और लड़की है जिसकी वजह से वो कभी रिश्ते में नहीं आया, तो इसलिए तुम्हारा उसके पास रहकर कोई फायदा नहीं है। सूजी कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और वो इसे नजरअंदाज करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार से जाते वक्त सूजी तो कार में बैठे बैठे सो रही होती है। तो जेन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो कार की स्पीड कम करे और फिर वो सूजी को अपने पास करके उसे अच्छे से सोने के लिए सहारा दे रहा होता है। ये देखकर असिस्टेंट काफी हैरान होता है कि बॉस तो जर्मोफोब हैं, लेकिन पहली बार है कि वो किसी इंसान को अपने इतना करीब कर रहे हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि दादाजी को जब इस बारे में पता लगता है तो वो जेन के अंकल को चिल्लाने लगते हैं कि तुमसे इतना भी काम नहीं हुआ, अब वो दोनों जमीन जेन को मिल चुकी है। तो फिर इनकी मिस्ट्रेस कहने लगती है कि आप जेन के दादाजी हो तो आप आराम से उससे वो ले सकते हो। तो फिर ये आइडिया दादाजी को भी पसंद आता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सूजी घर आने के बाद जेन का फिर से इलाज शुरू करती है। वो कहती है, तुम अपना कपड़ा उतारो, तभी तो मैं अच्छे से इलाज कर पाऊंगी। फिर वो उसे सुई चुभाने लगती है जिससे जेन को बहुत दर्द होता है। सुई लगाने के बाद सूजी कहती है, ठीक है अब आराम करो। तभी जेन उसे रोक लेता है और कहता है, आज रात तुम यहीं पर सो जाओ। सूजी को याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि जेन को नींद न आने की बीमारी स्लीपिंग डिसऑर्डर है और वो किसी के भी पास नहीं सो पाता। सूजी सोचती है कि वो पहली है जिसके साथ जेन ऐसा महसूस कर रहा है, तो वो यहाँ पर जेन को ठीक है बोलकर मान जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सूजी, जेन और शाओ तीनों मॉल में शॉपिंग करने पहुंचते हैं। सूजी बताती है कि वो खास करके शाओ को शॉपिंग के लिए लाई है ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। जब सूजी वॉशरूम जाती है तो वो दो स्टाफ को आपस में बात करते हुए सुनती है। वे जेन के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे व्हीलचेयर पर देखा था। वे कह रहे होते हैं कि उन्होंने न्यूज़ में देखा है कि जेन की फैमिली उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा रही है और उसका भतीजा शाओ, जो असल में उसके भाई और भाभी का बच्चा है, बहुत ही अनलकी है। उसकी वजह से फैमिली में बहुत खराब चीजें हो रही हैं। जेन और शाओ के बारे में ये बातें सुनकर सूजी सोचने लगती है कि उससे पहले जेन की जिंदगी में आखिर ये सब क्या चल रहा था। जब सूजी वापस आती है तो वो शाओ की और भी ज्यादा देखभाल करने लगती है। मन ही मन वो सोचती है कि शाओ की फैमिली उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती और उन लोगों ने तो उसे अपनी फैमिली से भी निकाल दिया है, शायद इसीलिए जेन उसकी इतनी केयर करता है। फिर जेन को शाओ की ट्यूटर का कॉल आता है कि वो कल से काम पर आ जाएगी। जैसे ही जेन कॉल रखता है, सूजी कहती है, तुम्हें तो शाओ को स्कूल भेजना चाहिए ना। जेन इसके लिए मना कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सूजी शाओ के साथ होती है, तभी कोई डोरबेल बजाता है। वो दरवाजा खोलती है। सूजी दरवाजा खोलती है और देखती है कि शाओ की ट्यूटर आई है। ट्यूटर सूजी को देखते ही पूछती है, क्या तुम इस घर की नई नैनी हो? जैसे ही ट्यूटर अंदर आती है, उसे शाओ का धक्का लग जाता है। वो तुरंत ही शाओ को धकेलने लगती है और उस पर हाथ उठाने वाली होती है।
फिर असिस्टेंट को देखकर वो अच्छी बनने का नाटक करने लगती है। ये देख सूजी को बहुत गुस्सा आता है। ट्यूटर शाओ को पढ़ाने बैठती है और सूजी को अपने लिए कुछ खाने को लाने को कहती है। शाओ से पढ़ते हुए कुछ गलती हो जाती है तो ट्यूटर तुरंत उसके सिर पर मारती है और उसे स्टूपिड कहने लगती है। वो कहती है, सच में तुम तो किसी लायक के नहीं हो। अच्छा है तुम्हारे कोई मॉम डैड नहीं है, तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, तुम सच में स्कूल में पढ़ने लायक हो ही नहीं, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो। तभी सूजी वहां आकर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है, क्या अब तुम्हारा बोलना बंद हुआ? फिर सूजी शाओ से कहती है, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। और फिर सूजी इस ट्यूटर को सबक सिखाने लगती है। सूजी से डरकर ट्यूटर पानी में गिर जाती है। तभी जेन वहां आ जाता है। ट्यूटर उसके सामने नाटक करने लगती है और कहती है, बॉस देख लो, आपकी नैनी मुझे यहाँ बुली कर रही है। मैं तो बस यंग मास्टर को पढ़ा रही थी और ये बीच में अचानक से आ गई और यंग मास्टर को अपने कमरे में भेज दिया, फिर मुझे परेशान करने लगी। जेन सूजी से पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? सूजी कहती है, हाँ मैं कहना चाहूंगी ना। और फिर वो जाकर इस ट्यूटर को वापस पैर से मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। ट्यूटर चिल्लाती है, देख लो बॉस ये क्या कर रही है। तो जेन कहता है, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई नैनी नहीं है बल्कि इस घर की बॉस लेडी है। ये सुनकर ट्यूटर हैरान रह जाती है और तुरंत ही जेन से माफी मांगती है और कहती है कि पहले आप मेरी सफाई सुन लो। सूजी उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या बहाने बनाने वाली हो? तुम ही ने तो शाओ को बुली किया था ना, और वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसकी वजह से तुमने उसे काफी सारी बातें सुनाई थीं। फिर जेन इस ट्यूटर को सबक सिखाने के लिए अपने असिस्टेंट को भेजकर इसे यहाँ से कहीं और भेजने का हुक्म देता है, ऐसी जगह जहाँ से वो कभी वापस ना आ पाए और किसी को दोबारा तंग न कर पाए। फिर सूजी को पता लगता है कि शाओ की तबीयत खराब हो गई है और उसे उल्टी भी हुई, तो वो जल्दी से जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। शाओ रोने लगता है और जेन से कहता है, अंकल अगर आपका असली बच्चा आ जाएगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे और आप मुझे बिल्कुल नहीं मानेंगे। जेन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर शाओ कहने लगता है, आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि आप दोनों मिलकर मुझे संभालो। इस पर जेन शाओ को हाँ बोल देता है। फिर जेन को अस्पताल से कॉल आती है कि वो अब अपनी दादी को डिस्चार्ज करवा सकता है। सूजी शाओ को बताने लगती है कि तुम्हारी परदादी अब घर आने वाली हैं। उसके बाद जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो जेन के दादाजी बीच रास्ते में इन लोगों की कार रोकते हैं। फिर वो जेन को मनाने लगते हैं कि वो वापस उसे अपनी कंपनी में लेने के लिए तैयार हैं, बस वो जो जमीन उन लोगों को मिल गई है वो उन्हें दे दे। तो जेन जमीन देने से मना कर देता है और फिर उसके दादाजी कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारी मदद नहीं होगी? मैं शैन फैमिली का साथ ले लूंगा और फिर तुम्हारी हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं रहेगी। पर जेन इस पर भी कुछ नहीं किया और चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सूजी जेन के साथ मिलकर शैन फैमिली में गई होती है और वहां पर वो उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, क्योंकि शैन के जो दादाजी होते हैं वो सूजी की ताकत देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई मामूली बंदी नहीं है जिसको वो लोग मना कर दें, इसलिए वो चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। फिर रास्ते में सूजी जब जेन के साथ कार से कहीं जा रही होती है तभी एक गुंडा इन लोगों के ऊपर हमला करने आता है। तो जेन जल्दी से सूजी को बचाने लगता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो। पर सूजी तो यहाँ कार से बाहर निकलती है और उस गुंडे को अकेले ही मारकर सबक सिखाती है। असिस्टेंट ये देखकर चौंक जाता है। तभी इतने में वो जो गुंडा इन लोगों को मारने आया था वो खुद ही जहर खाकर मर जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जेन सो रहा होता है और सूजी किसी के साथ छुपकर बातें कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि सूजी एक किलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और असल में जब वो स्कूल में थी तो जेन ने उसके लिए हाई स्कूल में पैसे भी लगाए थे और वो उसका स्पॉन्सर था। तो यही वो वजह है कि वो जेन की बहुत ज्यादा देखभाल कर रही होती है और उसके साथ खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेन के घर पर उसकी कोई बचपन की दोस्त रहने के लिए आ जाती है और सूजी को उसे देखते ही अच्छा नहीं लगता। फिर वो जानबूझकर सूजी को दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रही होती है ताकि सूजी को जलन हो। इस वजह से सूजी जानबूझकर जेन को नजरअंदाज करने लगती है और उन दोनों को साथ में अकेला छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी स्कूल में किसी प्रतियोगिता के लिए गई होती है जहां कोई बहुत ही फेमस प्रोफेसर आया होता है। वो अपनी टीम में शामिल करने के लिए सभी स्टूडेंट को मौका दे रहा होता है कि जो ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उस स्टूडेंट को उनके टीम रिसर्च में शामिल होने का मौका मिलेगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कोशिश करते हैं वो लोग भी सही जवाब नहीं दे पाते। जेन की दोस्त भी उनमें से एक जाती है ये सॉल्व करने के लिए, पर वो भी सही जवाब नहीं देती। तो सूजी कहती है कि तुम्हारा तो पूरा ही गलत है और फिर वो अकेले जाती है और बोर्ड पर सही जवाब लिख देती है। सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर ये प्रोफेसर सूजी को ऑफर देने लगता है कि वो उसकी टीम रिसर्च में आ जाए, पर सूजी साफ मना कर देती है। ऑफर के बाद जेन को भी स्टेज पर जाकर भाषण देने का मौका मिलता है। जब वो अपना भाषण दे रहा होता है तो सभी लोग उसके बारे में जानने के बाद खुश होते हैं, पर तभी एक बंदा जेन के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि उसी की वजह से उसका भाई मरा है।
सूजी को सुनकर गुस्सा आता है और वो स्टूडेंट के सर पर मारती है और कहती है कि भाषण यहीं पर ही खत्म हो रहा है। फिर सूजी के हाथ पर चोट लग जाती है तो जेन उसे अपने साथ दवाई लगाने के लिए ले जाता है। जेन की वो बचपन की दोस्त इन दोनों के बीच आने की कोशिश करती है तो जेन कह देता है कि तुम जाओ यहाँ से। और फिर यहाँ पर जेन और सूजी के बीच सारी चीजें साफ हो जाती हैं और दोनों ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ जेन की बचपन की दोस्त उस प्रोफेसर के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है, पर हम देखते हैं कि सूजी भी हार नहीं मानती और वो अपनी एजेंसी की मदद से जेन को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में कामयाब हो जाती है। फिर यहाँ पर जेन भी अपने लोगों के साथ सूजी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और वो तो सभी के सामने ही सूजी को अपनी वाइफ कहकर बुला रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दादाजी और उनकी मिस्ट्रेस बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर इतने में सूजी अपनी एजेंसी की तरफ से अपने गार्ड्स को लेकर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती है उनके गैरकानूनी काम की वजह से, और वो कह देती है कि अब आप हमेशा के लिए जेल में रहने वाले हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।